गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठक सर उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, अपनी इस उत्तराखंड की लेक्चर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए, उत्तराखंड इतिहास हमारा अभी चल रहा है। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने कुलिंद राजवंश का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने उनकी प्रारंभिक और परिवर्तित मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब बच्चों, कुलिंद मुद्राओं को अध्ययन की दृष्टि से जो हम 3 भागों में बांटते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से हम आज की चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर को आप एक बार देख लीजिएगा, वहां से आपको आगे की बात क्लियर हो जाएगी। तो इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार पिछला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, तब आपको ये सारी बात एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखो कुलिंद मुद्राएं, कुलिंद मुद्राएं, तो मैंने आपसे कहा था बेटा, कुलिंदा कॉइन्स, इनका इतिहास जानने का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है और अध्ययन की दृष्टि से हम इनको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भागों में बच्चों? पहला प्रकार जिसको हम कहते हैं अमोघ भूति टाइप, अमोघ भूति प्रकार, पहली प्रकार की मुद्राएं हैं अमोघ भूति प्रकार। दूसरी है बच्चों अल्मोड़ा प्रकार, और तीसरी है बच्चों चत्रेश्वर या अनाम प्रकार। तीसरी कौन सी है? चत्रेश्वर या अनाम प्रकार। तो इंग्लिश में इसको बच्चों एक बार देख लीजिएगा, अमोघ भूति टाइप, अल्मोड़ा टाइप और चत्रेश्वर ऑब्लिक नो नेम टाइप, यानी कि जिसमें कोई नाम नहीं है। तो इन तीनों मुद्राओं को हम देखेंगे। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, अध्ययन की दृष्टि से सबसे पहले जो मुद्रा आई है, अगर हम इनका काल करें, विभाजन करें, तो सबसे पहले ये वाली आएगी, फिर मध्य में ये वाली प्रचलित रही बीच में, और सबसे अंत में कालखंड की दृष्टि से ये वाली आएगी, यानी कि ये लास्ट में। अगर सीक्वेंस हमको पूछा जाएगा तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं सबसे पहले आएंगी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं दूसरे नंबर पर आएंगी और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं तीसरे नंबर पर आएंगी। यानी कि इन तीनों मुद्राओं में सर्वाधिक प्राचीन प्रकार की मुद्रा अमोघ भूति प्रकार है, उसके बाद अल्मोड़ा प्रकार है, और सबसे नई प्रकार की मुद्रा बच्चों चत्रेश्वर या अनाम प्रकार है, ठीक है ना। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों हम अमोघ भूति प्रकार में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अमोघ भूति प्रकार, देखो बच्चों, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं तीनों प्रकारों में सबसे प्राचीन मुद्रा है, सबसे प्राचीन मुद्रा है। और बच्चों अगर हम इस मुद्रा का काल देखें, काल ये बच्चों 200 BC से लेके 100 AD के मध्य प्रचलित रही। It was prevailed during 200 BC to 100 AD। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, इस मुद्रा का नाम जो अमोघ भूति प्रकार पड़ा है, ये इन मुद्राओं पर हमको कुलिंद शासक अमोघ भूति का उल्लेख मिलता है। किसका? अमोघ भूति का उल्लेख मिलता है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं कहते हैं। अब देखो बेटा, इसमें हमको क्या लिखा हुआ मिल रहा है? इसमें एक शब्द लिखा हुआ है राज्य कुलिंदस अमोघ भूति महर्जस, यानी कि कुलिंद महाराज अमोघ भूति की मुद्रा। तो इसमें अमोघ भूति की उपाधि हमको क्या मिल रही है? उपाधि महाराज। इसका मतलब कुलिंद राजवंश में अमोघ भूति ने महाराज की उपाधि धारण कर ली थी, और इसके साथ हमको जो महाराज की उपाधि धारण करने के कारण बेटा, इसको कुलिंद राजवंश का सबसे प्रतापी शासक भी माना जाता है, सबसे प्रतापी या सबसे शक्तिशाली शासक। मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुलिंदा डायनेस्टी वॉज अमोघ भूति, बिकॉज हिज टाइटल वॉज मेंशन्ड एज महाराजा in his coins. That's why it shows that he has attained sovereignty with the respect of time, and after that he has ruled for a long time. But actually when what we can see, the 200 BC and 100 AD, यानी कि ये लगभग 300 साल का कालखंड है। तो 300 साल बच्चों एक आदमी रूल नहीं कर सकता। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि अमोघ भूति के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी भी इस मुद्रा का उपयोग करते रहे, उत्तराधिकारी भी उपयोग करते रहे। तो ऐसी कौन सी मुद्राएं हैं कुलिंदों की जिसका उपयोग उनके उत्तराधिकारियों ने भी किया है आगे चल करके? तो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं बेटा, ठीक है। तो
इसको हमको ध्यान में रखना है। तो पहली बात कुलिंद मुद्राओं के बारे में, तीनों प्रकार में सबसे प्राचीन है अमोघभूति प्रकार। इसका कालखंड है 200 बीसी से 100 एडी तक। अमोघभूति नाम का उल्लेख मिलता है। इसमें अमोघभूति की उपाधि महाराज अंकित है, जिससे यह सबसे प्रतापी शासक प्रमाणित होता है। और मृत्यु के बाद बेटा इसके उत्तराधिकारी भी इसका उपयोग करते रहे। अब इससे आगे की बात करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इससे आगे की कहानी क्या है। अब बच्चों जो ये मुद्रा है अमोघभूति प्रकार की मुद्रा है, ये हिंद यूनानी आदर्श पर निर्मित है। किस पर निर्मित है? हिंद यूनानी प्रभाव पाया जाता है इनमें, या हिंद यूनानी आदर्श पर निर्मित है। तो क्या बेटा? इंडो ग्रीक इफेक्ट है। क्या है? इंडो ग्रीक इफेक्ट। किसमें? अमोघभूति प्रकार के कॉइन्स में। अब देखो, अगर इनका हम भौगोलिक क्षेत्र देखें, जहां जहां से ये प्राप्त हुई हैं बच्चों, भौगोलिक क्षेत्र, तो सतलज व ब्यास घाटी यानी कि हिमांचल, अलकनंदा घाटी यानी कि उत्तराखंड। ठीक है बच्चों, सतलज और ब्यास घाटी। नंबर 2 अलकनंदा घाटी। और अगर हम तीसरा देखें बच्चों, इसमें सुनेत और बेहट से यानी कि सहारनपुर क्षेत्र। तो यहां से हमको ये अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं, और इन पर बच्चों क्या है? हिंदू यूनानी प्रभाव पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, इस मुद्रा में जो इसकी लिपि और थोड़ा सा इसकी भाषा को हमें देखना है, तो इसके बारे में आप पहले लिख लीजिएगा। हिंदू यूनानी प्रभाव, इंडो ग्रीक इफेक्ट यानी कि सतलज ब्यास घाटी में पाई गई हैं, अलकनंदा घाटी में पाई गई हैं, और सुनेत और बेहट क्षेत्र में पाई गई हैं सहारनपुर के। तो बेटा ये हो गई इसकी भौगोलिक क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं। इन मुद्राओं पर अंकन की जो लिपि है बेटा, लिपि ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि है। और जो भाषा है बच्चों, भाषा प्राकृत है। यानी कि अमोघभूति प्रकार के मुद्राओं पर जो बातें लिखी गई हैं, जो राजाओं के नाम टाइटल लिखे गए हैं, ये मुद्राओं की जो लिपि है बेटा वो क्या है? ब्राह्मी है। और इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो क्या की गई है? प्राकृत की गई है। अब देखो इस पर क्या क्या बना हुआ है। इस पर एक देवी का चित्र, एक मृग का चित्र, एक नंदी का चित्र, कुछ लहरदार रेखाएं, ज्योमेट्रिकल लाइंस, कुछ लहरदार रेखाएं, और बच्चों स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह। ये इन मुद्राओं पर अंकन है। ठीक है ना। क्या क्या? देवी, मृग, नंदी, लहरदार रेखाएं, यानी कि गॉडेस को एक चित्रित किया गया है, एक डियर को चित्रित किया गया है, एक बुल को चित्रित किया गया है, ज्योमेट्रिकल लाइंस को चित्रित किया गया है। अब लहरदार रेखाओं को बच्चों कुछ लोग नाग भी मानते हैं। ठीक है ना। और इन पर स्वास्तिक का चिन्ह भी अंकित है, और एक पर्वत का भी चिन्ह बेटा इन पर अंकित किया गया है, पर्वत भी अंकित है। तो ये इस पर क्या हो गया? जो चित्र बने हुए हैं या जो अंकन है। ठीक है ना बेटा। तो क्या क्या इनकार्विंग है? इन सारी चीजों की इनकार्विंग इस पर की गई है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये मुद्राएं बेटा जब अमोघभूति ने जारी की तो मुख्य रूप से ये रजत धातु में जारी की, रजत धातु से निर्मित है। तो रजत धातु से निर्मित होने के कारण हमको यह भी बात समझ में आती है कि अमोघभूति के समय पर राज्य की जो अर्थव्यवस्था रही होगी, व्यवस्था विकसित अवस्था में थी, विकसित अवस्था में थी। ठीक है। तो बच्चों ये सारी फाइंडिंग हो गई कौन सी कॉइन की? हमारी अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। हिंदी यूनानी प्रभाव इस पर पाया जाता है। ठीक है ना। और सतलज घाटी, ब्यास घाटी, अलकनंदा घाटी, सुनेत, बेहट, इन सारे क्षेत्रों से ये प्राप्त हुई हैं। लिपि जो इन पर अंकन की है बेटा ब्राह्मी है। कुलिंद शासक अमोघभूति की महाराज उपाधि इस पर अंकित है। भाषा इन मुद्राओं की प्राकृत है। देवी का अंकन है, मृग का अंकन है, नंदी का अंकन है, लहरदार रेखाओं का अंकन है, स्वास्तिक का चिन्ह अंकित है, और बच्चों पर्वत का चिन्ह अंकित है। ठीक है ना। और रजत धातु से निर्मित हैं। और कुछ कुछ मुद्राएं अमोघभूति ने बच्चों जो स्थानीय प्रचलन के लिए चलाई,
स्थानीय प्रचलन के लिए ताम्र धातु की मुद्रा भी चलाई, ताम्र धातु की मुद्रा भी चलाई। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बच्चों हमारी हो गई पहली कैटेगरी, जिसको हम कह रहे हैं अमोघभूति प्रकार। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुलिंद शासक अमोघभूति के नाम पर ये मुद्राएं जारी हुई हैं और लगभग 300 साल प्रचलन में रही हैं, और इसकी मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारी ने भी इसका उपयोग किया है। ठीक है ना। और ये मुद्राएं बेटा, अगर हमसे पूछा जाए कि कुलिंदों की प्रारंभिक ऐसी कौन सी मुद्राएं हैं, या सबसे पहले कुलिंदों की कौन सी मुद्राओं से हमको उनकी संप्रभुता का ज्ञान होता है, तो अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं से ही हमें कुलिंदों की सोवर्निटी पता चलती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी पर। तो दूसरी कैटेगरी हमारी कौन सी आती है बच्चों? ये आती है हमारी अल्मोड़ा प्रकार। दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, ये है बच्चों अल्मोड़ा प्रकार। ठीक है ना। अब अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की विशेषता क्या है? अल्मोड़ा प्रकार तो प्रचलन कब? अमोघभूति व चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं के मध्य प्रचलित। It was prevailed between अमोघभूति टाइप एंड लेटर चत्रेश्वर टाइप ऑफ कॉइन्स। ठीक है ना बच्चों, तो दोनों के बीच में ये प्रचलित है। और अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं सबसे पहले अल्मोड़ा के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुई, तो बच्चों इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, एक कैटेगरी का नाम दिया गया अल्मोड़ा प्रकार। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि केवल अल्मोड़ा से ही मिली है, प्रारंभ में अल्मोड़ा से मिली। और अगर हम इसका पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये मुद्राएं बच्चों मात्र उत्तराखंड के हिमालयी भाग से प्राप्त हुई है, हिमालयी भाग से प्राप्त। तो मात्र कहां से मिली है बच्चों? उत्तराखंड के हिमालयी भाग से ये मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब देखो बच्चों, जो सबसे पहले इसमें हमको मुद्राएं मिली, इसमें हमको कुछ शासकों के नाम मिले। ठीक है ना। तो हम अलग अलग कैटेगरी में इनको बांट रहे हैं। तो पहला देखते हैं इसमें क्या, जो पहले प्रकार की मुद्राएं मिली बच्चों, इसमें हमको शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, ये नाम स्पष्ट है। ठीक है ना। और एक शासक सौतभौगौ, ये बेटा अस्पष्ट है नाम, ये क्लियर नहीं है, अस्पष्ट क्लियर नहीं है। तो ये सबसे पहले जो हमको ये मुद्राएं मिली चार बच्चों, इसमें हमको चार शासकों के नाम मिले, लेकिन चौथा नाम क्या है स्पष्ट नहीं है। तो पहली कैटेगरी में कितने नाम मिले? चार नाम मिले। अब जिनमें ये शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और ये एक अननोन शासक का नाम मिला है बच्चों, वर्तमान में ये मुद्राएं लंदन संग्रहालय में है। वर्तमान में ये मुद्राएं लंदन संग्रहालय में है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है बच्चों अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में ही कत्यूर घाटी से 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 54 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहां से? कत्यूर घाटी से। अब इन 54 मुद्राओं में से कुछ नाम हमको मिले हैं बच्चों। कौन कौन से नाम यहां पर मिले हैं? एक नाम हमको मिला है शिवदत्त का, दूसरा हमको मिला है बच्चों आसिक नाम के एक शासक का, और तीसरा हमको मिला है बच्चों गोमित्र नाम के शासक का। ठीक है ना। तो शिवदत्त रिपीट हो गया, चार नाम यहां हो गए और दो नाम ये हो गए आसिक और गोमित्र। कुल कितने नाम हो गए बच्चों? 6 नाम हो गए। तो 4 ऊपर और 2 इसमें, कुल कितने? 6। फिर अल्मोड़ा प्रकार की एक मुद्राओं में हमको बेटा गढ़वाल क्षेत्र से जो प्राप्त हुई है, गढ़वाल क्षेत्र से, तो गढ़वाल क्षेत्र से जो मुद्रा हमको प्राप्त हुई है, इसमें बच्चों शासक विजयभूति का नाम मिलता है, शासक विजयभूति का नाम। और एक मुद्रा बेटा हमको अन्य मुद्रा शिवरक्षित की प्राप्त हुई है। तो 4 2 1 1 टोटल कितने हो गए बेटा? 8।
तो अगर हमसे सवाल पूछा जाए कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में से कुल कितने शासकों का नाम मिला है बच्चों, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में से कुल 8 शासकों का नाम मिला है। कौन कौन से? शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त और चौथा शासक अननोन। तो शासक तो कोई है, भले स्पष्ट है नाम, तो 4 ही हो गए। शिवदत्त यहाँ फिर रिपीट हो गया, तो इसको हम एक ही बार काउंट कर रहे हैं। आशिक 1 हो गया, गोमित्र 1 हो गया 6, और 1 हो गया विजयभूति गढ़वाल क्षेत्र से 7, और 1 हो गया बेटा शिवरक्षित, जो एक मुद्रा हमको और इसकी प्राप्त हुई है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से हमको कुल कितने शासकों के नाम मिलते हैं बच्चों? 8 शासकों के नाम मिलते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल इनके बारे में आपको नोन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब अगला आते हैं बच्चों हम तीसरा, नेक्स्ट जो है तीसरा प्रकार, जिसको हम बोलते हैं चत्रेश्वर प्रकार। ठीक है बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट है बच्चों अनाम प्रकार या चत्रेश्वर प्रकार। अनाम या चत्रेश्वर प्रकार। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये अनाम या चत्रेश्वर प्रकार नाम सबसे लास्ट में प्रचलित हो रही है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो इनको क्यों हम अनाम या चत्रेश्वर प्रकार कहते हैं? अनाम इसलिए बेटा, किसी शासक का नाम उल्लिखित नहीं है, किसी शासक का नाम उल्लिखित नहीं, ठीक है। तो किसी रूलर का नाम इन कॉइन्स में मेंशन नहीं है, तो इसलिए बेटा नो नेम टाइप। और चत्रेश्वर प्रकार क्यों? भगवन चत्रेश्वर महात्मन शब्द का अंकन है, यानी कि भगवान चत्रेश्वर महात्मा की मुद्रा। तो चत्रेश्वर का पर्याय यहां पर माना गया है बच्चों किसको? शिव को। तो यानी कि कुलिंदों के आराध्य देव भगवान शिव रहे होंगे, और भगवान शिव के नाम पर ही इन्होंने ये मुद्रा चलाई, आराध्य देव के नाम पर, इसलिए इसका नाम पड़ा बेटो चत्रेश्वर प्रकार। इसीलिए बच्चों इस मुद्रा पर त्रिशूलधारी शिव का अंकन है। किसका अंकन है? त्रिशूलधारी शिव का अंकन है। इस मुद्रा पर हमको किसका अंकन मिलता है बच्चों? त्रिशूलधारी शिव का अंकन मिलता है। और इन मुद्राओं में बच्चों कुषाण प्रभाव पाया जाता है, कुषाण प्रभाव पाया जाता है। तो जो सबसे पहली वाली कैटेगरी थी बच्चों हमारी कौन सी? अमोघभूति प्रकार, उसमें हमको प्रभाव मिल रहा था कौन सा? हिंद यवन प्रभाव। और इसमें हमको मिल रहा है क्या बच्चों? कुषाण प्रभाव। और त्रिशूलधारी शिव के अलावा इसमें क्या अंकित है बच्चों? इसमें भी मृग का चित्रण किया गया है, स्वास्तिक का अंकन है, नाग का अंकन है, नंदी का अंकन है। तो ये सारे अंकन इसमें और भी किए गए हैं त्रिशूलधारी शिव के साथ। और इन मुद्राओं पर क्या पाया जा रहा है बच्चों? कुषाण प्रभाव पाया जा रहा है। और तीनों मुद्राओं में सबसे नवीन मुद्राएं हैं, यानी कि तीनों प्रकारों में सबसे नवीन मुद्रा है। अगर हमसे सवाल पूछा गया कि कुलिंदों की जो 3 प्रकार की मुद्राएं हैं बच्चों, इनमें सर्वाधिक नवीन मुद्रा कौन सी है, तो सबसे नवीन मुद्रा हो जाएगी कौन सी? अनाम प्रकार या चत्रेश्वर प्रकार। ठीक है बच्चों, तो मैंने तीनों टाइप की चीजें आपको क्लियर कर दी। इससे यही संभावित प्रश्न इसके अंदर से बन सकते हैं, तो इन्हीं बातों को हमको क्लियर रखना है। तो एक बार इसको आप फिर देख लीजिएगा। तो अनाम प्रकार क्यों? क्योंकि किसी शासक का नाम उल्लिखित नहीं है इन मुद्राओं में। चत्रेश्वर प्रकार क्यों? क्योंकि भगवान चत्रेश्वर महात्मन शब्द अंकित है, और चत्रेश्वर को शिव का पर्याय माना जाता है। तो इस आधार पर हम ये भी अनुमान लगाते हैं बच्चों कि जो कुलिंद शासक रहे होंगे ये शैव मत के अनुयायी रहे होंगे, ठीक है ना। और इसीलिए इस मुद्रा को चत्रेश्वर प्रकार भी कहा गया। त्रिशूलधारी शिव का अंकन इसमें किया गया है बच्चों। कुषाण प्रभाव इन मुद्राओं पर पाया जाता है। मृग का अंकन है, स्वास्तिक का अंकन है, नाग का अंकन है, और नंदी का अंकन है। ये इन मुद्राओं के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं, और सबसे लास्ट में ये प्रचलित हुई है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें हमने कुलिंद मुद्राओं के बारे में सारे विभिन्न चीजें देख ली। अब बच्चों कुछ नाम हमको और भी मिले हैं, कुछ मुद्राएं हमको प्राप्त हुई हैं। जैसे गढ़वाल क्षेत्र से एक मुद्रा हमको प्राप्त हुई बच्चों, जिस 2 शासकों के नाम जिस पर मिलते हैं, भानु और रावण। तो इतिहासकार इनको भी कुलिंदों से संबंधित मानते हैं, लेकिन अब इसमें से इन तीनों में इसको कहीं पर भी रखना क्लासिफिकेशन के हिसाब से कोई
एविडेंस हमारे पास इसके लिए प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि भानु और रावण नाम की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं ये किस राजवंश से संबंधित मानी जाती हैं, तो बच्चों ये भी कुलिंदों से संबंधित मानी जाती हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कुलिंदों की मुद्राएं बच्चों कहां से, तक्षशिला से भी प्राप्त हुई हैं, और जिसके आधार पर ये माना जाता है कि क्या इनके व्यापारिक संबंध बच्चों कहां, सेंट्रल एशिया, लद्दाख रीजन, यहां सबसे रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो कुलिंदों के इतिहास जानने के दो ही सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है बच्चों, एक इन कालसी अभिलेख हमारा अशोक का जो अशोक ने लिखा है, ठीक है ना, और दूसरा बच्चों इनकी मुद्राएं। तो इन्हीं दो चीजों के द्वारा हमारे को कुलिंदों का इतिहास प्रमाणित होता है। और बच्चों अगर हम इनके प्रशासन की बात करें तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कोई अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। अब कुछ मुद्राएं इनकी जो उत्तराखंड से बाहर प्राप्त हुई हैं उनसे भी कुछ शासकों के नाम मिले हैं, जैसे अग्रज का नाम मिला है, ठीक है ना। तो लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि उत्तराखंड के हिसाब से वो ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो जितना हमारे उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में इसमें बात आ रही है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हम कुलिंद राजवंश तक अपने इतिहास में पहुंच गए हैं। अब इसके बाद अगली जो क्लास होगी हमारी बच्चों वो पर्वताकार यानी कि पौरव डायनेस्टी के बारे में होगी, जिसमें हम तालेश्वर ताम्रपत्र के बारे में, ह्वेनसांग के यात्रा विवरण के बारे में, ब्रह्मपुर राज्य के बारे में, वहां पर बौद्ध धर्म के बारे में, इन सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक आप बने रहिए पाठक सर उत्तराखंड के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।